इलाहाबाद की मधु की शादी होती है रामगढ़ के आनंद से। नेचर से कामचोर मधु के सामने जब पूरे ससुराल की जिम्मेदारी पड़ती है तो कैसे वो उससे बचने के लिए करती है एक नाटक। चलिए देखते हैं। अरे मधु, मधुरानी, जरा चाय ला और बेसन घोल ले, बादल बन गए हैं, पकौड़ी बना लेते हैं। ओह, अभी अभी तो दिन का खाना खाया है, अब पकोड़े तल दूं? अरे इतना खाएंगी तो फट जाएंगी, चला तो जाता नहीं इनसे। तभी आनंद आ जाता है। अरे मन कर रहा है पकोड़े खाने का। मधु देखो ना, बादल बन गए हैं, ऐसे में पकोड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे अभी तो बादल बने हैं, जरा 2-4 बूंद टपक तो जाने दो, बना दूंगी पकोड़े भी। ये बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है। अरे मधु, मधु बूंदे भी बरस गई, अब तो बना दो पकोड़े। अरे बूंदा बूंदी तो रोज होती है, जरा जमकर बरसे तो पकोड़े तलने में और सिखाने में दोनों में मजा आ जाए। ये बोलकर मधु वहाँ से चली जाती है और मधु के साथ ही बूंदा बांदी कर बादल भी चले जाते हैं। मधु अपने कमरे में जाकर कहती है, अरे भगवान, ये सारा कमरा फैला हुआ है, कैसे साफ होगा? तभी मधु को आइडिया आता है और वो जोर जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, मेरा 2000 रुपए का नोट कहाँ चला गया? किसी ने देखा क्या मेरा 2000 का नोट? तभी वहां मधु की ननद और नौकरानी आ जाती है। अरे भाभी, मैं देख देती हूँ। कैसे देखोगी दीदी, सारा कमरा तो गंदा पड़ा है। अरे हटो ना, मैं साफ किए देती हूँ, मिल गया तो दे दूंगी। अब ननद और नौकरानी 2000 नोट के चक्कर में पूरा कमरा साफ कर देती है और नोट नोट खोया हो तब तो मिले। खैर, ये तो छोटे मोटे ट्रिक्स थे जो मधु काम से बचने के लिए करती, लेकिन अब आना था मधु का मास्टर स्ट्रोक, जिस पे वो अब सिर्फ बैठकर खाने के चक्कर में थी, और वो भी सास को ऑर्डर दे देकर। कैसे, चलिए देखते हैं। एक फ्रेम में एक फोटो है जिसमें सास की सास यानी कि मधु की दादी सास, मोटी बिंदी, काला मोटा चश्मा, कॉटन की साड़ी और चेहरे पर रौब। वहां उसी फोटो के नीचे खाट पर बैठी मधु, और मधु का गेटअप बिल्कुल वैसा ही था। मधु दादी सास की भूमिका में कहती है, अरे चंदावती, चंदा रानी, जरा चाय दे मलाई मार कर। मधु की सास यानी कि चंदावती कहती है, अरे इस नाम से तो सिर्फ मुझे मेरी सास बुलाया करती थी, ये कौन है देखूं तो जरा। अब सास मधु को अपने सामने अपनी सास की भूमिका में देखकर जोर जोर से हंसती है। मधुरानी, कोई तमाशा चल रहा है या ड्रामा? जा जा जाकर चाय लेकर आ। मधु जो कि ये दिखा रही थी कि वो सास की सास है या फिर उसकी आत्मा उसमें आ गई है, वो क्या करती है? चाय और मैं, वो भी तेरे लिए चंदावती। यही सिखाया है तेरी माँ ने। यार, एक तो डायलॉग बदल बहू, तू सास बनकर जो माँ पर सीधे चली आती हो, ये ओल्ड फैशन हो गया है, जरा अपडेट हो जा। और वैसे तू कुछ भी बन, उसके पहले चाय लेकर आ। अभी सास कुछ बोलती कि वहाँ मधुर के ससुर आ जाते हैं। वो मधु को देखते ही पागल सा हो जाते हैं। माँ, मेरी माँ, माँ तू वापस आ गई। अरे धत तेरी की, अभी एक का नाटक खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आ गया। अरे हद है तेरी, जबान तो चलती ही जा रही है, सामने मेरी माँ बैठी है। अरे इनका चेहरा देखने को तरस गया था मैं, मेरी माँ वापस आ गई। ये देख, मेरी माँ आ गई। ये नहीं कि देसी घी के लड्डू बनाए, बस जबान चला रही हो। अरे जाने दे धनकलाल, इसे तो शुरू से ही बोलने की तमीज नहीं है, मेरी तो आदत हो गई है दब दब कर रहने की। नहीं नहीं माँ, ऐसे कैसे, ये सब करेगी। अच्छा, मैं दुकान जा रहा हूँ, शाम को तेरी पसंदीदा गर्मा गर्म जलेबी और समोसे लेकर आऊंगा माँ। ससुर वहां से चले जाते हैं। अब बेचारी सास
अपनी ही बहू के नाटक में फंसकर सारा दिन सारी रात काम करती। लेकिन कब तक? एक दिन की बात है। बेटा आनंद, मेरे तो हाथ पैर सब दर्द हो रहे हैं, मुझसे नहीं होता इस उम्र में इतना काम। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है। वैसे भी माँ, दादी को तो मरे अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, फिर मधु कैसे दादी हो सकती है? अरे वही तो बेटा, मैं तो ये सोच रही थी कि कहीं दादी मधु के रूप में तो पैदा नहीं हो गई। मतलब ना, ये सारा नाटक है बेटा, लेकिन अब जल्द से ये नाटक बंद करा दे तू। ठीक है माँ, लेकिन अब मधु को मधु की जुबान में ही सिखाना होगा। दोनों माँ बेटा कुछ बात करते हैं और अगले दिन सास मधु का बड़ा सा सोने का हार गले में डालकर घूम रही होती है। मधु जैसे ही अपना हार सास के गले में देखती है, परेशान हो जाती है। अरे अरे ये क्या? ये हार तो तू अपनी बहू को दे चुकी थी। नहीं नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। आप ही ने तो कहा था कि जब तक आप जिंदा है ये मैं ही रखूं। अब आप तो जिंदा ही हैं, तो ये हार मैं उसे कैसे दे सकती हूँ? अरे लेकिन तभी वहाँ आनंद आ जाता है। दादी दादी, मैं आपके लिए भैंस लेकर आया हूँ, बाहर खड़ी है। जरा अच्छे से नहलाकर उसके गोबर से आंगन लीप देना और गोबर के कंडे बनाकर सुखाने डाल देना। और हाँ, जरा ताजा ताजा दूध भी निकाल देना दादी। और फिर माँ बेटे हंसने लगते हैं। मधु सोच में पड़ जाती है। भैंस? नहीं नहीं, इतनी बड़ी भैंस की मैं सेवा करूं? ना बाबा बना, मैं तो बहू बनकर घर वालों की ही सेवा कर लूं, उतना ही बहुत है। माँ जी, नहीं नहीं। अरे अरे, क्या हुआ बहू, तुम वापस आ गई क्या? तुम्हें सब कुछ याद आ गया? हाँ हाँ, सब याद आ गया, पूरा पूरा याद आ गया। अब सास चैन से खाट पर बैठती है और जोर से कहती है, सब याद आ गया ना? तो चले जा, चाय लेकर आ, और वो भी मलाई मार कर। नमिता और उसके मम्मी पापा कचरा उठाने का काम करते हैं, जिस वजह से उनके घर में 2 वक्त के खाने के साथ लोगों की गालियाँ और ताने भी आते हैं। एक दिन नमिता कचरा उठा रही होती है कि तभी फोन में देखते हुए एक आंटी वहाँ नमिता से टकरा जाती है। छी छी, ए लड़की, तू देखकर नहीं चल सकती क्या? पर मैम साहब, मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ, आप फोन में देखते हुए चल रही थी। अरे, एक कचरे वाली होकर मुझसे जुबान लड़ाती है। अब घर जाकर दोबारा नहाना पड़ेगा, पूरा गंदा कर दिया। कितनी बदबू आ रही है। ऐसा बोलते हुए आंटी वहाँ से चली जाती है और उनकी बातों से दुखी नमिता आंखों में आंसू लिए काम करती रहती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक दोपहर नमिता अपनी मस्ती में गाना गुनगुनाते हुए कचरा इकट्ठा कर रही होती है कि तभी जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तभी उसकी टक्कर मोहन से हो जाती है। अरे देखकर काम करो। मुझे माफ कर दीजिए साहब, गलती से टक्कर हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। ऐसा कोई जानबूझकर भला करेगा भी क्यों? कुछ नहीं होता। सोचा नहीं था कि कभी कोई मेरे साथ इतने अच्छे से बात करेगा। अरे जो नहीं करता वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। तुम्हें उनके बारे में सोचना तक नहीं चाहिए। मोहन वहाँ से चला जाता है और नमिता उसकी बात को सोचते हुए दोबारा काम पर लग जाती है। इसी तरह समय बीतता रहता है। एक सर्दियों की सुबह कचरा उठाते हुए नमिता ठंड की वजह से पास के घर की सीढ़ियों पर ओत लेकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद उस घर की मालकिन वहाँ आ जाती है। हाय तौबा, मेरा सारा घर गंदा कर दिया। अरे मैं घर के सामने गंदगी नहीं होने देती और तू पूरी की पूरी गंदगी मेरे घर की सीढ़ियों पर ही आकर बैठ गई। मालकिन, ठंड बहुत है इसलिए कुछ देर बैठ गई, अभी चली जाती हूँ और सफाई भी कर दूंगी। अरे यहाँ बैठकर घर पहले ही गंदा कर चुकी है, अब छूकर अशुद्ध भी करना चाहती है। अपनी माँ के चिल्लाने की आवाज सुनकर मोहन घर से बाहर निकल आता है, जहाँ नमिता को देख वो किसी तरह अपनी माँ को शांत करके घर में वापस भेज देता है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, गलती हो गई। अरे प्लीज मुझे मोहन बुलाओ और अपनी माँ की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अरे नहीं मालिक, लोग वैसे भी हमें इंसान समझते ही कहाँ है, इसलिए अब इन सब की आदत है। अगर इन सब की बातों को बुरा लगाने लगे तो भूखे ही मर जाएंगे। वैसे तुम्हें ठंड में इन पतले फटे कपड़ों की जगह मोटे और गर्म कपड़े पहनने चाहिए। मेरे पास इतनी चॉइस नहीं है, जो है बस यही है।
और जब घर में मम्मी पापा भूखे बैठे हो तो क्या सर्दी और क्या गर्मी। चलती हूँ साहब। नमिता तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब मोहन उसके बारे में सोचना ही बंद नहीं कर पाता। कुछ दिनों बाद नमिता दोबारा कचरा उठाने मोहन के घर के पास आती है, जिसे देख वो एक नया गर्म सूट लेकर उसके पास आता है। ये तुम्हारे लिए है। शुक्रिया मालिक, पर ये तो नया है। हाँ, किसी को गिफ्ट में नई चीज ही तो दी जाती है। हमें कोई गिफ्ट नहीं देता। हाँ, नई चीज तो बिल्कुल नहीं, पर आपका बहुत शुक्रिया। चलती हूँ, बहुत काम बाकी है। एक बार फिर नमिता मोहन को अपनी सीधी बातों और साफ दिल से प्रभावित करके चली जाती है। अब मोहन उसकी बातों और सोच में खोया रहने लगता है। जितनी बार नमिता उसके घर के करीब आती है, वो किसी न किसी बहाने उससे मिलता रहता है। ये सिलसिला लंबा चलता है, जिसमें धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। नमिता, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे नहीं लगता कि ये सही है। तुम्हारे घर वाले और समाज के लोग मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। मेरी वजह से तुम क्यों अपना जीवन खराब करना चाहते हो? मेरा जीवन तुमसे शादी करने के बाद नहीं, बल्कि शादी नहीं करके खराब होगा। मेरी बात मानो, सब ठीक होगा। भरोसा रखो। मोहन के प्यार और उस पर भरोसे के साथ नमिता शादी के लिए हाँ कह देती है और अगले ही दिन वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। इसके बाद मोहन नमिता को लेकर जैसे ही घर पहुंचता है, तो वहाँ उसकी मम्मी, जो अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी कर रही होती है, उन्हें एक साथ देखकर हैरान रह जाती है। हाय राम, कल मुही करम जली। तुझे एक दिन सीढ़ियों पर बैठने के लिए कुछ जरा बहुत बोल क्या दिया। तूने तो बदला लेने के लिए मेरा बेटा ही फंसा लिया। अरे जिस लड़की की हमारे सामने खड़े तक होने की औकात नहीं, मोहन, तू सीधा उससे शादी करके घर के अंदर ही ले आया। हाय हाय बहन, अब तुम समाज में क्या मुंह दिखाओगी? अरे मेरी बात मानो, अब बाहर निकलना ही बंद कर देना। आंटी जी, मेरी माँ का तो पता नहीं, पर आप आज बाहर निकलकर दोबारा इस घर में कदम मत रखना। अरे हम ऐसे कचरे वालों के घर में आकर अपनी इज्जत खराब करने का शौक भी नहीं रखते। अगर यही कचरे वाली आपके घर का कचरा उठाना बंद कर दे, तो उस आलीशान मकान में आप 2 दिन भी नहीं रह सकती। पता है क्यों? क्योंकि आप जितनी गंदगी फैलाते हैं ना, उसे ये साफ करती है। इसलिए आपका घर साफ रहता है और आप उस पर घमंड कर पाती है। इस हिसाब से तो आप और हम कचरे वाले हुए। ये नहीं, कुछ भी हो, बीमारी, ठंड या गर्मी, ये हमेशा अपनी फिक्र ना करते हुए आपको सेफ एंड क्लीन रखने के लिए सफाई करने आती है, और आप इसे ही गंदा बोलती है। शर्म करो। मोहन की बात सुन के सबको अपने कहे पर शर्म आने लगती है, जिस पर वो नमिता से माफी मांगते हैं और मोहन की मम्मी भी उसे अपना लेती है।